देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिफाइनरी का है। 21 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं। जो तस्वीरें अब बयां हो रही है पीछे देख सकते हैं, ये रंगीन रोशनी से राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है और जहां पर हज़ारों लोग अभी काम कर रहे हैं। पिछले 2018 के बाद में लगातार काम चलता रहा और अब उसकी यूनिटें हैं पूरी हो चुकी है। लेकिन इस बीच में कई सवाल इस तरीके से भी उठे कि देश की सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी रिफाइनरी तो यहाँ लगी, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला, यहाँ के लोग इस रिफाइनरी से कितने लाभान्वित हुए और आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा रिफाइनरी से मिलेंगे। इन साथ ही साथ जो यहाँ का रिफाइनरी का जो ESR का खर्च था, उसका पैसा कितना यहाँ पर स्थानीय विकास में, इतना स्थानीय लोगों की जीवन दशा सुधारने में खर्च हुआ, सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। मेरे साथ में स्थानीय RLP के नेता और पचपदरा से विधानसभा चुनाव लड़े थान सिंह डोली जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से इस बड़ी रिफाइनरी की देश के प्रधानमंत्री अपनी इस धरा पर आकर सौगात देने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारी इस मालानी थार की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये खुशी भी है कि देश का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो हमारे यहाँ बना है उसका होने जा रहा है। इसलिए मैं प्रथम तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन शुभकामनाओं के साथ मन के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। मन के अंदर पिछले काफ़ी समय से जो अंदर की पीड़ाएं हैं, जो हमारे अपनों को लेकर है, हमारे अपनों को जिस हिसाब से जो रिफाइनरी के माध्यम से जो रोज़गार मिलना था वो मिला नहीं, अन्य बहुत सारी बातें, उन बातों को लेकर आज आपको मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। रिफाइनरी बनी, आप देख रहे बहुत सारा लंबा चौड़ा शहर बन गए, बहुत सारे यहाँ काम हुए, बाहर की कंपनियां आई, काम किया। उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने किसी का रूम किराए पे ले लिया, उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने किसी की गाड़ी किराए ले ली। लेकिन असल में हम लोगों को क्या मिला? अभी तक रिफाइनरी के नाम पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। जो हमारा MOU पर हस्ताक्षर हुए थे उसमें कहा गया था कि स्थानीय लोगों की 80% भागीदारी होगी और वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता कि 5% भी स्थानीय लोग इस रिफाइनरी में काम कर रहे हैं। और एक अंदर की रिपोर्ट ये भी है कि यहाँ से ये कहा गया है कि यहाँ के लोगों को काम की आवश्यकता भी नहीं है। अब मुझे भला बताओ, जो 2-2, 3-3 काल झेलने वाला बालोतरा जिला, बाड़मेर जिला, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ के लोगों को काम की आवश्यकता कैसे नहीं होगी? वहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के भाइयों को काम की आवश्यकता है, लेकिन काम कैसे मिले ये हमें आज तक नहीं बताया गया। ये सामने आप देखोगे, यहाँ से निकलने का गेट बना हुआ है। बिल्कुल, इस गेट के अंदर जैसे ये पाकिस्तान की सीमा है, अंदर हमारे स्थानीय लोगों के लिए, रोजगार के लिए ना तो कोई विंडो बनी हुई है, ना कोई खिड़की की व्यवस्था है, और पास के बिना अंदर जा नहीं सकता। और पहले मोबाइल का सिस्टम था, मोबाइल लेके हमारा भाई अंदर जाता था कोई भी, तो अंदर से कोई बातचीत करवाता था। आज तो इन्होंने मोबाइल भी बैन कर लिया। जब अंदर मोबाइल बैन है, एकल खिड़की की व्यवस्था नहीं है, तो हमें अगर रोजगार की आवश्यकता है तो हम किसके पास जाकर, मतलब पता ही चलता है कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट, वो भी पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं है। और ना ही ऐसी कोई ठोस विज्ञप्तियां जारी होती है, और ऐसा कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। इसके लिए हमें बहुत दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप पधारे, आपका स्वागत है, लेकिन इस विषय पर कौन बात करेगा? या तो आप बड़े मन से उस दिन घोषणा करते, और दूसरा, जब रिफाइनरी बनी तब ये चारों ओर जो आपको बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री के बाहर प्रति वर्ष सालाना 25,000 वृक्ष लगाने थे, ताकि इससे निकलने वाला प्रदूषण, आप पीछे देख सकते हो, मोनोकार्बोनेट गैस निकल रही है, कितनी जहरीली होती है, जो पर्यावरण के लिए कितनी घातक है। इन सब प्रदूषण को रोकने के लिए सालाना 25,000 पेड़ पौधे लगाने थे। उन्होंने ये जगह भी छोड़ी, लेकिन उस जगह पे वर्तमान समय में ये लोग पेड़ पौधे लगाने की जगह यहाँ पर सोलर प्लांट लगा रहे हैं। क्या सब इनके SRL वालों के बाप की बापूती थोड़ी है? ये हमारे सोचते की भी चिंता करनी चाहिए इन लोगों को। और जो कहा है
वो करना चाहिए। सरकार दबाव नहीं बनाती क्योंकि निजी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर तो कई तरीके के अड़ंगे हो जाते हैं, लेकिन वो पौधे नहीं है या फिर पर्यावरण संरक्षण को लेकर की काम नहीं किए जाते तो उन पे डीसी हो जाते हैं या फिर कई तरीके की पाबंदियां या फिर पेनल्टियां लग जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। देखिए, असल में लोगों को एमओयू पे क्या हस्ताक्षर हुए, क्या हुआ, वो पता ही नहीं। और अगर कोई जनहित में आवाज ना उठाए तो ये लोग तो अपने हिसाब से व्यवस्थित रिपोर्टें बना के भेजते हैं, तो फिर ऊपर वालों को तो ये लग रहा है नीचे काम सब व्यवस्थित हो रहा है। मैं आज आपको एक यहाँ का वाकया बताता हूँ। रिफाइनरी तो कल से शुरू हो जाएगी। एक यहाँ की इकाई है, वो काम शुरू करेगी और धीरे धीरे सभी पूरा काम शुरू हो जाएगा। अब पेट्रोकेमिकल हब बनने की बातें हैं। अब इससे जो कच्चा मटेरियल निकलेगा वो तो कल से ही शुरू हो जाएगा। जब 21 तारीख को मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो मुझे बताओ, जो कच्चा मटेरियल निकलेगा उससे बनने वाले जो भी उत्पाद है, दूसरी इंडस्ट्री लगाने की, दूसरी इंडस्ट्री वो कहाँ लगेगी? उसके लिए जगह है। इन्होंने कहा हम फर्स्ट फेज में बोरावास, कालावा और बागुंडी क्षेत्र को विकसित करेंगे। अब वहाँ आप जाके देख लीजिए, आप जाओ तो वहाँ देखना, अभी तक वर्तमान समय में ना तो वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है। रिफाइनरी से पानी मांगा तो ये लोग मना कर दिए। ऐसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और कम से कम उस एरिया को डेवलप होने में 7 से 8 साल लगेंगे। तब तक ये कहाँ जाएगा? इनके जो अंदर की मैं बात बता दूं, इनके अंदर ये मानसिकता है कि इस पेट्रोकेमिकल की जितने भी उत्पाद बनेंगे वो फैक्ट्रियाँ यहाँ ना लगाकर बाहर लगाएंगे, ताकि यहाँ जो लोगों के स्टेब्लिश है, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, वो अपने आप यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, डंप करेंगे। हाँ, यहाँ से बाहर ले जाने की इनकी अंदर की प्लानिंग है। और जो अपने 17 भूखंड आवंटित किए थे रिको में, उन भूखंडों को लोगों ने पैसे भरे दिए। आज उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप या तो या काम शुरू करो, नहीं तो आपके जो भूखंड है उनको निरस्त कर दिया जाएगा आदेश को। अब बताओ भला, मैं 7-8 लाख रुपए पहले खर्च किया, अभी तक मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे जबरदस्ती कोई 7-8 लाख रुपए और डालने को बोलेगा, मैं कैसे डालूंगा? तो इस तरह हमारे लोगों को वहां पर भी परेशान किया जा रहा है। वहां पे भी कहा जा रहा है कि आप लोग कैसे भी करके 19 तारीख को जयपुर आओ और मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाओ और कहो कि हमारे वहां पर औद्योगिक पूरा का पूरा कच्चे उत्पाद है, उनके लिए फैक्ट्रियां लग गई और सेटअप हो गया। लग गई। आप देखोगे, आज ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 19 तारीख को हमारे स्थानीय लोगों को सर्टिफिकेट बांटा जाएगा कि स्किल डेवलपमेंट और राइजिंग राजस्थान के तहत हमारे भाइयों के यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां शुरू हो गई है। मतलब इससे निकलने वाले रबड़ से टायर बनने शुरू हो। मोदी जी को खुश करना है, विरोध कोई मत करो, बस उनको राजी रखो। मैंने कहा भाई हम भी राजी रखेंगे, हमारे यहाँ पर आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो इस तरह का खेल चल रहा है। ये पीछे आप देखेंगे, यहाँ पूरी की पूरी नमक की खदानें थी। नमक की खदानों में आज तक 1 रुपया इनको मुआवजा नहीं मिला और घोषणा तो की है सरकार ने नरेगा की दर पे। आज के दिन में आप देखोगे मजदूर की रेट क्या है सरकारी, लगभग 570 रुपये ऐसी रेट है लगभग मेरे हिसाब से। तो क्या नरेगा की हिसाब से, मतलब नरेगा की बीएसआर रेट तय की उन्होंने, वो खाने खुदाने के लिए। हाँ, नरेगा की बीएसआर रेट तय की। और असल इनका कितना बड़ा कारोबार था, क्या इनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या ये इन्होंने बड़ा बलिदान नहीं दिया देश के लिए? अपनी जगह दी है, अपनी जमीन दी है, अपनी विरासत दी है यहाँ के खारवाड़ भाइयों ने, तो हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। आज उनके रेल की बात आई तो भी उनको परेशान किया जा रहा है, उनके नमक की खदानों के लिए परेशान किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए साहब, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर 7 साल में खड़ा हो सकता है तो अंग्रेजों की जमाने का यहाँ पे बहुत बड़ा नमक का उद्योग था, तो उसको जीवित करने के लिए 2-5 पैसे खर्च नहीं कर सकते? यहाँ का ESR फंड जो 2.50 था परसेंटेज था, उसको घटाकर इन्होंने 0.25% कर दिया। तो क्या ये कि ये पैसा यहाँ खर्च नहीं कर सकते थे? क्या आप मुझे ये बताओ कि रिफाइनरी के अलावा दूसरी कोई जगह समसमाती सड़क इन्होंने ESR फंड से बनाई है? क्या इन्होंने स्कूलों के लिए काम किया है? क्या इन्होंने खुद की स्कूल बना दी, बहुत शानदार कॉर्पोरेट तरीके से चल रही है इनकी, चल रही। दूसरी जगह भी थी ESR फंड का खर्च करते, कहीं 1 रुपया खर्च नहीं किया। और हमें 80% नौकरी का वादा करके हमारी जमीन लेके हमारी खुली सेन की आवाज़ ले ली जाएगी और हमें रिफाइनरी के नाम पर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ठेंगा।
मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, जो MOU पर हस्ताक्षर हुए थे उसी हिसाब से हमारे पचपदरे के विकास के लिए, हमारे बालोतरा के विकास के लिए आपको खुले मन से बात कहनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रिफाइनरी का शिलान्यास करने आए थे, पहली बार तो सोनिया गांधी जी ने उन्होंने किया था, फिर सेकंड शिलान्यास हमारे तो यहाँ पे कर्म ही बोधे है, दो बार शिलान्यास होते हैं, 13 और 18 2 बार शिलान्यास हो गए। तो जब शिलान्यास करने आए तब इन्होंने कहा था कि यहाँ के लोगों को ESR शुरू होने के बाद CSR का 2.50% यहाँ के स्थानीय विकास के लिए लगेगा। उस समय रिफाइनरी की लागत भी कम थी, अब रिफाइनरी की लागत उससे 2 गुना हो गई है। तो क्या आज तक वो रुपया कहीं खर्च हुआ? मैं मोदी जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप इन लोगों से बड़ी ईमानदारी से उस पंडाल पे शेर की तरह धार कर बताइए कि आपने इन लोगों का पैसा क्यों खाया है, आपने इन लोगों का हक क्यों छीना है, आपने इन लोगों के पेड़ पौधे क्यों नहीं लगाए, आपने इन लोगों के लिए सड़कें क्यों नहीं बनाई, आपने इन लोगों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में ESR फंड खर्च क्यों नहीं किया, आपने इन लोगों के हकों को क्यों छीना। इन सब बातों का जवाब दे, हम फिर भी स्वागत करेंगे। स्वागत है मोदी जी आपका। एक बात और बात की जाती है युवाओं को रोजगार की। कई बार सुनने में आता है कि जब स्थानीय युवा किसी तरीके से जोर तोड़ से अंदर जाता है, लेकिन उस समय उसको जवाब मिलता है कि आपके पास टेक्निक नहीं है, टेक्निकल नहीं है, हमारे को दक्ष यहाँ पर चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ टेक्निक करेगा कौन, इनको दक्षता देगा कौन? इस तरीके के भी सरकार को पहल करनी चाहिए यहाँ पर। कुशलता को लेकर युवाओं को इस टेक्निकल एजुकेशन के प्रति जोड़ना चाहिए, यहाँ पर कुछ सेंटर भी बनना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने स्वयं की आंखों से देखा है, यहाँ का स्थानीय आदमी अगर अंदर काम करने जाता है तो उसे कहा जाता है आप 10 साल का एक्सपीरियंस लाइए। अब भला 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ का आदमी कहाँ से लेके आएगा? सर्वप्रथम हमारे यहाँ बनी है तो इन लोगों को धीरे धीरे आप खुद ट्रेंड कीजिए, आप खुद ऐसे एजुकेशन के सेंटर स्थापित कीजिए जिससे यहाँ के लोग शिक्षित बने और इस काम को कर सके। ये लोग बता ही नहीं रहे, अंदर जाने का साधन ही नहीं पता है। स्कूलों के समय पर जब रिफाइनरी का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पर संचालित होने वाली स्कूलों के बच्चों को यहाँ की विजिट करवानी थी कि भाई इस तरह इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके यहाँ लग रहा है, इससे ये फायदा होगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बात होगी। या फिर कॉलेज के लड़कों की या विजिटें करवानी थी, या उनके लिए SRL वालों को जाकर सेमिनार रखनी थी। इन्होंने कुछ रखा नहीं और आज उद्घाटन कर रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, इसलिए हम स्वागत ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो निश्चित तौर पर थान सिंह जी ढोली ने कई यहाँ के युवाओं की, यहाँ के लोगों की और यहाँ के तमाम वर्गों के दर्द की बात बताई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर आएंगे तो इन बातों पर गौर करेंगे, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दे किसी एक व्यक्ति की जुबान की बात नहीं है। यहाँ का हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें इस रिफाइनरी से कुछ मिले, हमारे जो बेटे हैं बेटियाँ हैं इस रिफाइनरी में काम करें, साथ ही साथ जो यहाँ का जो पैसा है हमारी सुविधाओं के लिए और हमारे जो दिशा और दशा है उसको सुधारने के लिए खर्च हो।